हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद देव भूमि। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट उत्तराखंड परीक्षा वाली बुक का पार्ट 9 देखेंगे। इससे पहले हमने चैनल पर 8 वीडियोस की अपलोड कर दी हैं, जिनको आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इसकी पीडीएफ आपको देखिए, मैंने पहले भी कहा था ये नवा पार्ट है। इससे पहले जो है टेलीग्राम पर मैंने 8 पीडीएफ जो है इसकी अपलोड कर दिए हैं। काफ़ी बच्चे क्वेश्चन करते हैं कि सर इसकी पीडीएफ कैसे डाउनलोड करें। देखिए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है मैंने टेलीग्राम का लिंक दे रखा है। वहां से क्लिक करके आप फ्री में, ठीक है, फ्री में, आपको कोई चार्ज नहीं देना, फ्री में जो है इसकी पीडीएफ को आप डाउनलोड कर लो। ठीक है। देखिए, एमसीक्यूज लगाने से आपको ये फायदा होता है, आपकी जो एक्यूरेसी होती है ना वो काफ़ी बढ़ जाती है, क्योंकि एग्जाम में हमें टाइम कम मिलता है। ठीक है। तो आप अगर थ्योरी के साथ साथ मल्टीपल क्वेश्चन लगाएंगे तो आपकी तैयारी जो है वो काफ़ी अच्छी होगी। और ये आपको पता है क्वेश्चन, अगर आपने लोअर पीसीएस का पेपर देखा होगा तो आप देखो कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे। ठीक है। आप पुराने पेपर उठाकर देख लो, परीक्षा वाणी से काफी क्वेश्चन आपको, मतलब कम से कम 25 से 30 क्वेश्चन जो है आपको परीक्षा वाणी से ही देखने को मिलते हैं। तो परीक्षा वाणी बुक को काफी बच्चे कहते हैं कि इसे कुछ नहीं आता, आप पुराने पेपर देख लो, यहाँ से आपको काफी क्वेश्चन मिलते हैं। ठीक है। तो इस बुक को हल्के में ना लें। तो ये क्वेश्चन जो है आपको देखिए, जो आपका आने वाले जो एग्जाम है, जैसे उत्तराखंड पुलिस है, बीडीओ है, बीपीडीओ, लेखपाल, पटवारी है, ठीक है, और भी एग्जाम होने हैं, उन सभी के लिए ये क्वेश्चंस काफी महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य का उत्तरी अक्षांश कितना है। ठीक है। तो उत्तराखंड राज्य का उत्तरी अक्षांश कितना है। तो उत्तराखंड राज्य का उत्तरी अक्षांश है वो है 28 डिग्री 43 मिनट से 31 डिग्री 27 मिनट, यानी ऑप्शन सी जो है इसमें राइट हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन सी जो है इसमें राइट हो जाएगा। वही बात करें पूर्वी देशांतर की। ठीक है। तो पूर्वी देशांतर कितना है, 77 डिग्री 34 मिनट से 81 डिग्री 2 मिनट, यानी ये वाला। ठीक है। ये जो है इसमें हमारा क्या है, ये तो ये है पूर्वी देशांतर। ठीक है। ये क्या है, पूर्वी देशांतर। यहां से आप एक पॉइंट और याद रखना, अगर आपसे पूछता है कि अक्षांशीय और देशांतर विस्तार कितना है, ठीक है, तो वो भी आपने याद रखना है, 2 डिग्री 44 मिनट और 3 डिग्री 28 मिनट। ठीक है। इस पॉइंट को आप जरूर याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन है, राज्य की चौड़ाई उत्तर से दक्षिण कितनी है। ठीक है। राज्य की चौड़ाई उत्तर से दक्षिण कितनी है। अगर हम इस तरह से इसको देखें, ठीक है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ठीक है। तो नॉर्थ से साउथ या साउथ से नॉर्थ देखें, राज्य की चौड़ाई कितनी है, तो ये कितनी है, 320 किलोमीटर। कितनी है, 320 किलोमीटर, यानी ए ऑप्शन जो है इसमें हमारा राइट हो जाएगा। अगर आपसे पूछता है कि पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब कितनी है, तब आपका आंसर हो जाएगा 358 किलोमीटर। कितना, 358 किलोमीटर। सिंपल सा क्वेश्चन है कि राज्य का आकार कैसा है, तो आप याद रखना आयताकार है। कैसा है, तो राज्य का आकार कैसा है, आयताकार है। अगला क्वेश्चन है, राज्य का कुल क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। ठीक है। तो देखिए, राज्य का जो कुल क्षेत्रफल है वो भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। ठीक है। पहले भी ये क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हो रखा है। तो ये कितना है, 1.69%। कितना है, 1.69%, यानी बी ऑप्शन जो है इसमें हमारा राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन बताइए कि राज्य का कुल क्षेत्रफल कितना है। ठीक है। राज्य का कुल क्षेत्रफल कितना है, चलिए कमेंट के माध्यम से बताइए। अगला क्वेश्चन है, राज्य के कितने जिले नेपाल को स्पर्श करते हैं। तो राज्य के कितने जिले हैं जो नेपाल को स्पर्श करते हैं। ठीक है। तो देखिए, नेपाल को स्पर्श करते हो, उत्तर प्रदेश को स्पर्श करते हो, चीन को, या फिर हिमाचल प्रदेश को। ये क्वेश्चन काफी बनते हैं, यहाँ से काफी क्वेश्चन बनते हैं। अगर आप प्रीवियस पेपर देखेंगे तो यहाँ से काफी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो राज्य के कितने जिले ऐसे हैं जो नेपाल को स्पर्श करते हैं, यानी नेपाल से सीमा बनाते हैं।
तो देखिए आप ट्रिक से भी याद कर सकते हैं कि नेपाल में 3 वर्ड है, ना प ला, ठीक है, इस तरह से। तो ये है 3, ठीक है, इससे भी आप याद कर सकते हैं बिल्कुल, ठीक है, 3 है। बाई चांस अगर आपसे पूछ लेता कौन कौन नहीं है, कौन कौन है, तो आप क्रम याद रखना। जैसे इस तरह से हमारा ये नेपाल है, ठीक है, ये नेपाल है, हमारा पड़ोसी देश है। तो इससे जो सीमा बनाते हैं इस तरह से साझा करते हैं। तो पहला इधर बनाता है सबसे ऊपर पिथौरागढ़, ठीक है, पिथौरागढ़, पिथौरागढ़। उसके बाद नीचे चंपावत, ठीक है, चंपावत, चंपावत के नीचे हमारा उधम सिंह नगर, ठीक है, उधम सिंह नगर। पिथौरागढ़ एक ऐसा जिला है जो चीन से भी सीमा बनाता है और नेपाल से भी सीमा बनाता है, ठीक है। और सर्वाधिक सीमा आपको पता है कौन बनाता है, तो वो पिथौरागढ़ ही है जो बनाता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश को स्पर्श नहीं करता है, ठीक है, कौन सा जिला उत्तर प्रदेश को स्पर्श नहीं करता है। तो देखिए उत्तर प्रदेश को आपको पता है राज्य के 5 जिले स्पर्श करते हैं, ठीक है, 5 जिले स्पर्श करते हैं, ठीक है। इसको भी अगर आप बांटें तो 1 2 3, ठीक है, 4 5, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको भी ट्रिक से याद कर सकते हैं। तो इसको भी राज्य के 5 जिले स्पर्श करते हैं। तो देखिए कौन कौन से हैं जो स्पर्श करते हैं। अगर ऊपर से हम लोग देखें तो सबसे पहला आता है हमारा देहरादून, ठीक है, सबसे पहला आता है हमारा देहरादून। देहरादून के बाद आता है हमारा हरिद्वार, ठीक है, देहरादून के बाद आता है हमारा हरिद्वार। हरिद्वार के बाद आता है हमारा पौड़ी, ठीक है, पौड़ी, ठीक है, पौड़ी आता है। पौड़ी के बाद आता है हमारा नैनीताल। कौन सा आता है, नैनीताल। नैनीताल के बाद आता है हमारा उधम सिंह नगर। कौन सा आता है, उधम सिंह नगर। यानी 5 जिले जो है उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करते हैं। तो देखिए इसमें पौड़ी है, देहरादून है, नैनीताल है, लेकिन चंपावत नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें सॉरी कौन सा जिला है जो उत्तर प्रदेश को स्पर्श नहीं करता है, तो ये हो जाएगा चंपावत, ठीक है, चंपावत जो है स्पर्श नहीं करता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, राज्य का सबसे बड़ा जिला और सबसे छोटा जिला क्रम से है। देखिए ये क्वेश्चन ऐसा है, आप प्रीवियस पेपर मतलब उठा के देख लो, 10 से 12 बार, कमी में बता रहा हूँ आपको, ठीक है, एक ना एक पेपर छोड़ के आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। चाहे आप मिलान वाले क्वेश्चन देख लो इस तरह से, ठीक है, सिंगल वाले देख लो, आपको ये क्वेश्चन किसी ना किसी रूप में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो राज्य का जो सबसे बड़ा जिला है आपको पता है वो कौन सा है, हमारा चमोली है। कौन सा है, चमोली, ठीक है। पहला कौन सा, हमारा चमोली, जो 8030 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। दूसरा है हमारा चंपावत। दूसरा कौन सा है, हमारा सी से याद रखना, चंपावत, ठीक है, सी, ठीक है, सी से चमोली और हमारा सी से चंपावत। 1766 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। तो ये है हमारा ऑप्शन सी, ठीक है, इसमें हमारा ऑप्शन सी जो है वो राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य के कितने जिले हिमाचल प्रदेश को स्पर्श करते हैं। तो राज्य के कितने जिले हैं जो हिमाचल प्रदेश को स्पर्श करते हैं। तो देखिए आप या तो इसको इस तरह से लिख लो या फिर इसको शॉर्ट में लिख के भी आप याद कर सकते हो, ठीक है, इस तरह से एचपी यानी 2, ठीक है, 2 जिले स्पर्श करते हैं। और दोनों जिले कौन कौन से हैं, तो एक तो है हमारा उत्तरकाशी। कौन सा है, एक तो है हमारा उत्तरकाशी और दूसरा है हमारा देहरादून, ठीक है, दूसरा कौन सा है, देहरादून। देखिए इन क्वेश्चन को आप हल्के में ना लें, क्योंकि कभी कभार आपको यही पता नहीं चलता कौन सा जिला किसके साथ सीमा बनाता है, ठीक है। और एग्जाम में हमें पता क्या लगता है, सभी जो ऑप्शन है ना वो राइट लगते हैं, और आपने एक बार पढ़ रखे हैं अच्छे से, ठीक है, तो आप डायरेक्ट लगा सकते हैं। अब मान के चलो लोअर पीसी में क्वेश्चन था कि टिहरी रियासत में प्रिंटिंग प्रेस वाला क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ कि प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत किसने की थी, ठीक है। अब देखो अगर बच्चों ने इसको, जिसने ट्रिक से याद रख रखा होगा, अच्छी तरह से पढ़ रखा होगा, ठीक है, तो पी से, ठीक है, सीधा बच्चे को याद हो जाएगा कि प्रताप शाह था साहब, ठीक है, क्या था, प्रताप शाह। वो कंफ्यूजन ही नहीं करेगा, उसने अगर अच्छे से पढ़ रखा है तो कंफ्यूजन ही होगा, ठीक है, डायरेक्ट आंसर लगाएगा। ना ही वो सुदर्शन साहब पे कंफ्यूजन करेगा, ना ही कीर्ति साहब पे करेगा, ठीक है, ना ही नरेंद्र साहब पे करेगा वो, ठीक है, ना ही प्रताप। उसमें क्या लगते हैं, 4 ऑप्शन में सही लगते हैं, लेकिन आपने ट्रिक से थोड़ा सा पहचान रखा कि हाँ प्रताप शाह है, तो वो सीधा क्या लगाएगा, प्रताप शाह। अगर आपने हल्का फुल्का पढ़ रखा है, मतलब ऐसे ही,
तो बस आपको कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। इसलिए जो पढ़ो उसको थोड़ा सा रेट कर लो चीजें कि हाँ भाई हमने ये पढ़ा था और ये जो है ऐसे होगा, ठीक है, ये जो है इस तरह से होगा। तो आप जितना रिलेट करके चीजें पढ़ेंगे ना आपको उतना वो याद रहेंगी। ठीक है, क्या रहेंगी, उतना ही वो याद रहेंगी। तो राज्य के कितने जिले चीन की सीमा को स्पर्श करते हैं? तो ये कितने हैं, 3 जिले। कितने हैं, 3 जिले। ठीक है, कितने हैं, 3 जिले। अब देखिए अगर हम बात करें पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब की, तो देखिए पहले हम लोग पूरब से देख लेते हैं। तो पूरब से आता है हमारा इधर पिथौरागढ़। ठीक है, पिथौरागढ़, पिथौरागढ़ हो गया। उसके बाद आता है हमारा चमोली। ठीक है, कौन सा आता है, चमोली। चमोली के बाद आता है हमारा उत्तरकाशी। कौन सा आता है हमारा, उत्तरकाशी। तो अगर क्रम भी आपसे पूछे तो याद रखना, पूरब से पूछे इधर से तो पहले पिथौरागढ़ और लास्ट में आएगा हमारा उत्तरकाशी। ठीक है, अगर वेस्ट से पूरब को पूछे तो पहले उत्तरकाशी आएगा, फिर चमोली और फिर पिथौरागढ़। तो ये क्रम भी जो है आपको याद होना चाहिए। ठीक है, ये क्रम भी आपको याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, राज्य के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय है? तो राज्य के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय है? ठीक है, तो ये कितना है, तो ये है 86.07% जो है ये क्या है, पर्वतीय है। कैसा है, ये हमारा पर्वतीय है, यानी ऑप्शन सी। अगर आपसे मैदानी पूछता है तो 13.93% जो है ये क्या हमारा मैदानी है। क्या है, ये मैदानी है। ठीक है, और इसमें एक बात और याद रखना, देखिए कभी कभार एग्जामिनर क्या करता है कि हमको इतना तो याद हो गया कि हाँ भाई जो पर्वतीय प्रतिशत है वो 86.07% है, लेकिन आप उसको वर्ग किलोमीटर में अगर आपसे पूछ ले तो वो भी थोड़ा सा याद रखना। क्योंकि देखो यू के ट्रिपल सी मुझे लगता है यू के पीसेस बन गया है, और यू के पीसेस जो है वो यू के ट्रिपल सी बन गया है। क्योंकि यू के ट्रिपल सी जो है पेपर को ऐसा सेट कर रहा है बहुत थोड़ा सा डिफिकल्ट, और पता नहीं उसको हिंदी तो कतई गायब ही कर रहा है वो। ठीक है, तो आप थोड़ा थोड़ा जो है आप सिलेबस जो उसको लेके पढ़, मतलब चलो। तो ये तो आपको याद हो गया प्रतिशत, लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि वर्ग किलोमीटर में कितना है तो वो भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो कितना है, 46,035 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ये हमारा मैदानी है, सॉरी ये पर्वतीय है हमारा। अगर मैदानी आपसे पूछ ले तो कितना था, 13.93%। अगर ये वर्ग किलोमीटर में पूछे तो 7,448 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, आपको प्रतिशत में भी याद रखना है और इसको वर्ग किलोमीटर में भी याद रखना है। अगला है, राज्य का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? ठीक है, तो राज्य का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? ठीक है, तो देखिए इसको 4 भागों में कर लेते हैं, पहले ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ठीक है, तो राज्य का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? तो देख लेते हैं पहले, देखिए पूरब में कौन सा आता है हमारा, तो इधर आता है हमारा पिथौरागढ़। ठीक है, ये बेसिक क्वेश्चन है, कई बार बनता है। ठीक है, कभी पूर्व पूछता है, कभी पश्चिम, कभी नॉर्थ वाला, कभी साउथ वाला। ठीक है, पश्चिम में आता है हमारा देहरादून। कौन सा आता है हमारा, देहरादून। नॉर्थ यानी उत्तर में आता है हमारा, उत्तर से याद रखना हमारा उत्तरकाशी। क्या आता है, उत्तर से याद रखना उत्तरकाशी। दक्षिण में आता है हमारा उधम सिंह नगर। कौन सा आता है, उधम सिंह नगर। तो राज्य का सबसे उत्तरी जिला कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा उत्तरकाशी। कौन सा हो जाएगा, उत्तरकाशी। अगला है, राज्य के कितने जिले अंतरराष्ट्रीय सीमाओं को स्पर्श करते हैं? तो राज्य के कितने जिले अंतरराष्ट्रीय सीमाओं को स्पर्श करते हैं? ठीक है, तो ये कितने जिले हैं उत्तराखंड के, तो आप याद रखना ये हैं 5 जिले। ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन है और पहले भी क्वेश्चन बन रखा है। तो राज्य के कितने जिले ऐसे हैं जो अंतरराष्ट्रीय सीमाओं को स्पर्श करते हैं? तो ये हैं 5। अब देखिए पहले हम चीन की बात करें। ठीक है, तो चीन को स्पर्श करते हैं 3। ठीक है, एक तो हमारा हो गया उत्तरकाशी, दूसरा हमारा चमोली, और तीसरा है हमारा पिथौरागढ़। ठीक है, नेपाल की बात करें तो नेपाल को भी 3 स्पर्श करते हैं। कौन कौन से, एक तो हमारा उधम सिंह नगर हो गया, ठीक है, चंपावत, और तीसरा है हमारा पिथौरागढ़। अब देखिए पिथौरागढ़ दोनों से ही सीमा बनाता है, चीन के साथ भी और नेपाल के साथ भी। ठीक है, तो उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, उधम सिंह नगर और चंपावत। ठीक है, तो ये कितने हो गए टोटल, 5। पिथौरागढ़ आपको पता है दोनों के साथ सीमा साझा करता है, और सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय सीमा जो है राज्य की सबसे ज्यादा किसके साथ है,
चीन के साथ भी है, नेपाल के साथ भी है। तो इस क्वेश्चन को भी आप याद रखें, इसको थोड़ा सा और आगे डिस्कस करेंगे। अगला है, उत्तराखंड का कौन सा जिला नेपाल से सर्वाधिक सीमा रेखा बनाता है? ठीक है, उत्तराखंड का कौन सा जिला नेपाल से सर्वाधिक सीमा बनाता है, या उत्तराखंड का कौन सा जिला चीन से सर्वाधिक सीमा बनाता है? ठीक है, तो किसी तरह से भी आपसे क्वेश्चन करे, आपका आंसर क्या हो जाएगा? पिथौरागढ़। ठीक है, सर्वाधिक लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा वाला जिला पिथौरागढ़, नेपाल से सर्वाधिक सीमा रेखा वाला जिला पिथौरागढ़, चीन से सर्वाधिक सीमा रेखा वाला जिला पिथौरागढ़। ठीक है, तीनों का ही आंसर क्या हो जाएगा? पिथौरागढ़। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला पूर्णतः आंतरिक जिला नहीं है? ठीक है, कई बार ये क्वेश्चन बना है, ठीक है, कि आंतरिक जिला कौन सा है और कितने हैं और इनमें से कौन सा नहीं है, किसी भी तरीके से पूछे आपसे। तो आपको पता है आंतरिक जिले कितने हैं? तो ये हैं 4। आंतरिक जिले कितने हैं? 4। ठीक है, कौन कौन से हैं? तो देखिए, सबसे पहला आता है टिहरी। सबसे पहले हमारा टिहरी जो आंतरिक जिला है। रुद्रप्रयाग है, ठीक है, रुद्रप्रयाग है। बागेश्वर है, कौन सा है? बागेश्वर। उसके बाद आता है हमारा अल्मोड़ा। ठीक है, तो ये क्या है? आंतरिक जिले हैं, यानी किसी के साथ भी जो है सीमा साझा नहीं करते हैं, ना ये भारत के किसी राज्य के साथ और ना ही किसी दूसरे देश के साथ। ठीक है, तो ये क्या है? पूर्णतः आंतरिक जिले हैं। तो ये 4 हैं। ठीक है, टिहरी, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और अल्मोड़ा। तो अब देखिए, निम्नलिखित में कौन सा जिला पूर्णतः आंतरिक जिला नहीं है? अल्मोड़ा हो गया, चंपावत है, बागेश्वर है, लेकिन रुद्रप्रयाग तो होगा। ठीक है, रुद्रप्रयाग होगा, बागेश्वर होगा, ठीक है, चंपावत नहीं होगा। ठीक है, चंपावत नहीं होगा, अल्मोड़ा भी होगा, तो उसमें चंपावत नहीं होगा। ठीक है, टीडी होगा आंतरिक जिलों में, रुद्रप्रयाग होगा, बागेश्वर होगा और अल्मोड़ा होगा, लेकिन इसमें क्या? चंपावत नहीं होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ट्रांस हिमालय को महान हिमालय से कौन सी रेखा अलग करती है? अब देखिए, हमारे जितने भी हिमालय हैं, ठीक है, हमारे जितने भी हिमालय हैं, चाहे वो ट्रांस हिमालय हो, महान हिमालय हो, लघु हिमालय, शिवालिक, तराई, यहाँ से क्वेश्चन आपको पता है जरूर बनेगा। आपको जीके में भी क्वेश्चन पूछेगा, जीके जीएस में, और उत्तराखंड में भी आपसे क्वेश्चन करता है। ठीक है, तो ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो ट्रांस हिमालय को महान हिमालय से कौन सी रेखा अलग करती है? तो ये करती है मेन सेंट्रल थ्रस्ट। कौन सी? मेन सेंट्रल थ्रस्ट। ठीक है, इसको एमसीटी करके आप याद रख सकते हैं। ठीक है, एमसीटी, क्योंकि आपको पता है एग्जाम जो हमको 2 लैंग्वेज में मिलता है, हिंदी और इंग्लिश। ठीक है, अगर हिंदी वाला आपको समझना है तो इंग्लिश वाले पोर्शन में आप देखना क्या मिलेगा आपको? एमसीटी, यानी मेन सेंट्रल थ्रस्ट। तो आप किसी भी तरह रिलेट करो, आपको ये याद होना चाहिए। ठीक है, आपको ये याद होना चाहिए। अगला है, महान हिमालय को लघु हिमालय से कौन सी रेखा अलग करती है? ठीक है, तो महान हिमालय को लघु हिमालय से, जैसे हमारा ये हो गया ऊपर महान हिमालय और इसके नीचे हो गया हमारा लघु या मध्य हिमालय, तो इसके बीच में जो होती है ये रेखा, ठीक है, तो ये कौन सी हो जाएगी? तो ये भी कौन सी हो जाएगी? हमारी मेन सेंट्रल थ्रस्ट। ठीक है, तो मेन सेंट्रल थ्रस्ट याद रखना। ट्रांस हिमालय को महान हिमालय से भी मेन सेंट्रल थ्रस्ट अलग करती है, और महान हिमालय और लघु हिमालय को कौन अलग करती है? मेन सेंट्रल थ्रस्ट ही अलग करती है। अगला है, शिवालिक को लघु हिमालय से कौन सी रेखा अलग करती है? ठीक है, देखिए ये 2 क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, महान हिमालय और लघु हिमालय वाला, लघु हिमालय और शिवालिक वाला। अभी तक एग्जाम में सबसे ज्यादा रिपीट ये 2 हुए हैं। तो शिवालिक को लघु हिमालय से कौन सी रेखा अलग करती है? तो ये कौन सी हो जाएगी? मेन बाउंड्री फॉल्ट। कौन सी? मेन बाउंड्री फॉल्ट, यानी MBF। ठीक है, मेन बाउंड्री फॉल्ट। अगला है, शिवालिक हिमालय को तराई क्षेत्र से कौन सी रेखा अलग करती है? ठीक है, तो ये कौन सी रेखा है जो अलग करती है? तो ये हो जाएगी हिमालयी फ्रंटल फ्रेंस। ठीक है, हिमालयी फ्रंटल फ्रेंस। ठीक है, तो मैंने आपको जो है ये सभी बता दिए हैं। ठीक है, पहले बताइए ट्रांस हिमालय और महान हिमालय को कौन सी करती है? मेन सेंट्रल थ्रस्ट। उसके बाद महान हिमालय को लघु हिमालय से कौन अलग करती है? मेन सेंट्रल थ्रस्ट। फिर बताया लघु हिमालय को शिवालिक से कौन अलग करती है? मेन बाउंड्री फॉल्ट। ठीक है, फिर बताया शिवालिक को तराई क्षेत्र से कौन अलग करती है? हिमालय फ्रंटल फ्रेंस। तो ये आपको 4-5 क्वेश्चन है जो आपने याद रखने, और एग्जाम में आपको यहाँ से 101% क्वेश्चन देखने को मिलता है।
अगला है, राज्य में नाहन पर्वत श्रृंखला स्थित है। तो देखिए राज्य में जो नाहन पर्वत श्रृंखला स्थित है, काफी कॉमन क्वेश्चन है और एग्जाम में काफी ये पूछा जाता है। ठीक है, तो कहाँ पर है ये? हल्द्वानी के पास। ठीक है, कभी कभी ऑप्शन में मिलता है आपको नैनीताल के पास। ठीक है, तो कभी कभी ऑप्शन में मिलता है, तो आप ऑप्शन को देख के करना कि नैनीताल दे रखा है उसमें या फिर हल्द्वानी दे रखा है। ठीक है, तो आपको जैसे, अब दोनों कभी नहीं देगा, याद रखना, हल्द्वानी देगा तो नैनीताल नहीं देगा, नैनीताल देगा तो हल्द्वानी नहीं देगा। अगला है, फूलों की घाटी स्थित है। ठीक है, तो फूलों की घाटी जो स्थित है, ठीक है, ये किस हिमालय क्षेत्र में स्थित है? वैसे तो आपको पता है चमोली में है, अगर और होता ऐसा जिला होगा तो आप फट से लगा देंगे, मिल गया जी आपको एक नंबर। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले कि फूलों की घाटी किस हिमालय क्षेत्र में स्थित है, तो आप सोचेंगे कुछ देर। ठीक है, और सोचना बनता भी है। तो ये है ब्रध हिमालय क्षेत्र में। किसमें है? ब्रध हिमालय क्षेत्र में। देखिए फूलों की घाटी को जब हम लोग उद्यान पढ़ेंगे ना, उद्यान पार्क पढ़ेंगे, तो उसमें डिटेल के साथ पढ़ेंगे। ठीक है, उधर जो है इसको डिटेल के साथ पढ़ेंगे। ठीक है, अभी खाली इतना जान लो, फूलों की घाटी जो है वो किस हिमालय क्षेत्र में है? तो ब्रध हिमालय क्षेत्र में। क्योंकि ये वाले जो सारे क्वेश्चन है ना, उत्तराखंड की जो भौगोलिक संरचना है, ठीक है, भौतिक संरचना सॉरी, जलवायु और प्राकृतिक आपदा है, उस वाले चैप्टर को चल रहा है ये। ठीक है, चलिए अगला है, राज्य में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ठीक है, कई बार जो है क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो राज्य में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? तो यह है वाह्य हिमालय क्षेत्र। कौन सा है? वाह्य हिमालय क्षेत्र है। अगला है, उत्तराखंड राज्य को कितने भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है? पहले भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो उत्तराखंड राज्य को कितने भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है? तो ये है 8। ठीक है, कौन से हैं? 8। अब देखिए हम नीचे से ऊपर की तरफ चलें तो पहले आता है हमारा गंगा का मैदानी क्षेत्र, फिर आता है हमारा तराई क्षेत्र, फिर आता है भाबर क्षेत्र, भाबर क्षेत्र के बाद आता है शिवालिक क्षेत्र, शिवालिक क्षेत्र के बाद आता है दून क्षेत्र, दून क्षेत्र के बाद आता है लघु या मध्य हिमालय क्षेत्र। ठीक है, उसके बाद आता है व्रत या उच्च हिमालय क्षेत्र, फिर आता है ट्रांस हिमालय क्षेत्र। तो ये क्रम भी आपको याद होना चाहिए, चाहे आपसे दक्षिण से उत्तर की साइड तरफ पूछे या उत्तर से दक्षिण की तरफ पूछे, तो ये क्रम भी जो है आपको याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, राज्य में तराई क्षेत्र की चौड़ाई कितनी है? तो देखिए राज्य में तराई क्षेत्र की चौड़ाई कितनी है? तो ये कितनी है? 20 से 30 किलोमीटर। कितनी है? 20 से 30 किलोमीटर। तो ऑप्शन बी जो है इसमें हमारा राइट हो जाएगा। देखिए बात करें तराई क्षेत्र की, तो राज्य के पौड़ी, ठीक है, जो पौड़ी जिला है और जो नैनीताल है, ठीक है, जो पौड़ी है और नैनीताल है, इसका जो दक्षिणी क्षेत्र है, ठीक है, वो किसमें आता है? तराई क्षेत्र में आता है। ठीक है, और उसके अलावा देखिए जो हमारा उधम सिंह नगर है, ठीक है, जो हमारा उधम सिंह नगर है, तो उधम सिंह नगर जिले का जो अधिकांश क्षेत्र है वो तराई क्षेत्र कहा जाता है। तो अगर आपसे पूछ लेता है कॉमनली कि जो तराई क्षेत्र है वो कितने जिलों में फैला हुआ है, तो पौड़ी, नैनीताल और उधम सिंह नगर, इस तरह से आप थोड़ा सा इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, वही बात करें कि तराई क्षेत्र का जो निर्माण है वो किन चट्टानों से हुआ है? तो महीन कड़ों वाली अवसादी चट्टानों से। ठीक है, महीन कड़ों वाली अवसादी चट्टानों से जो है इसका निर्माण हुआ है। और यहाँ पे किस तरह की मिट्टी पाई जाती है? तो आप याद रखना, यहाँ पे दलदली प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। क्यों पाई जाती है आपको पता है? तराई क्षेत्र में पानी ज्यादा रहता है, क्योंकि तली रहती है, तो उसकी वजह से यहाँ वर्षा ज्यादा होती है, तो उस कारण पर जो यहाँ पर दलदली प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। कई बार क्वेश्चन बना है कि कहाँ पर जो है पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं, ठीक है, एरिस्टर वेल्स कहाँ पर पाए जाते हैं? तो ये तराई क्षेत्र में ही जो है पाए जाते हैं। अब देखिए यहाँ से एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन और है, आप उसको जरूर याद रखना कि तराई क्षेत्र की जो है वो जलवायु कैसी है। ठीक है, तराई क्षेत्र की जलवायु कैसी है? तो आप याद रखना उपोष्ण प्रकार की जलवायु है। कैसी है? उपोष्ण प्रकार की जलवायु है। अगला क्वेश्चन है, राज्य के कितने जिलों में शिवालिक क्षेत्र का विस्तार है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये रिपीट हुआ है, कभी इसका क्रम पूछा है और कभी पूछा कौन सा इसमें जिला ऐसा है जो शिवालिक क्षेत्र में नहीं शामिल है। तो देखिए राज्य कितने जिलों में जो है शिवालिक क्षेत्र का विस्तार है? तो ये है 7 जिलों में। ठीक है, अब देखिए मैं आपको डायरेक्ट ट्रिक बता देता हूँ, आप ट्रिक याद रखना। ठीक है, इससे आपको कंफ्यूजन नहीं हुआ, ये ट्रिक आप याद रखना। ठीक है, तो आप नहीं भूलेंगे, तो आप याद रखना, डॉक्टर हरि, ठीक है, डॉक्टर हरिपंत, डॉक्टर
हरिपंत कहाँ रहते हैं? चंपावत में। तो आप ये ट्रिक याद रखना, डॉक्टर हरिपंत चंपावत, इस तरह से आप याद रखना। तो देखिए इससे हो जाएगा हमारा, डॉक्टर से हो जाएगा देहरादून, हरि से हो जाएगा हमारा हरिद्वार, पी से हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा हमारा? पौड़ी। क्या हो जाएगा? पौड़ी। ए से हो जाएगा हमारा अल्मोड़ा, एन से हो जाएगा हमारा नैनीताल, टी से हो जाएगा टिहरी, और चंपावत से तो है ही हमारा चंपावत। तो ट्रिक भी याद रख सकते हैं, अगर आप वैसे याद रख सकते हैं नॉर्मली, तो आप इनको वैसे भी याद रख सकते हैं। बस आपको ये याद होने चाहिए और एग्जाम में ऑप्शन जो है हमारा गलत नहीं होना चाहिए। अगला है, शिवालिक श्रेणी की औसत ऊंचाई कितनी है? तो देखिए शिवालिक श्रेणी की औसत ऊंचाई कितनी है? कई बार 4 से 5 बार जो है क्वेश्चन रिपीट हो रखा है, ठीक है, 4 से 5 बार, तो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो देखिए, तो इसमें जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। अब मैं आपको बताता हूं कैसे हो जाएगा। देखिए मैंने इसको दोनों ऑप्शन इस वजह से लिए क्योंकि अगर आप देखेंगे ना, अगर आप बीएस नेगी जी वाली बुक देखेंगे, अगर आप बीएस नेगी बुक पढ़ते हैं, ठीक है, बीएस नेगी वाली बुक देखेंगे तो उसमें जो है आपको क्या मिलेगा? 700 से 1200 मीटर मिलेगा, ठीक है, बीएस नेगी वाली। अगर आप परीक्षा वाली में देखेंगे 750 मीटर से क्या मिलेगा? 1300 मीटर। अब देखिए आप कहेंगे कि ये अलग अलग क्यों है? अगर आपने यूके पीसीएस वाला एग्जाम देखा है 2010 वाला, ठीक है, 2010 वाला, तो आपको क्या मिलेगा उसमें? 750 से 1300 मीटर वाला जो है ऑप्शन मिलेगा, ये राइट माना है। अगर आप यूके ट्रिपल एससी का एग्जाम देखेंगे तो यूके ट्रिपल एससी ने क्या मान रखा है? 700 से 1200 मीटर। तो इसलिए मैंने दोनों ऑप्शन दिए हैं, जिस तरह से आपसे एग्जामिनर पूछ ले आपको वैसा आंसर करना है। दोनों आपको एक साथ देगा तो इस तरह से ऑप्शन बनाएगा, वरना आपको या तो ये वाला ऑप्शन देगा या फिर आपको ये ऑप्शन देगा। अगर दोनों ऑप्शन देगा तो वो ये थर्ड वाला ऑप्शन बना के देगा, ठीक है। तो बस आपने इस तरह से इसको याद रखना है। अगला है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? ठीक है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो देखिए शिवालिक श्रेणी का प्राचीनतम नाम मैनाक पर्वत है, तो बिल्कुल सही है, ठीक है, बिल्कुल सही है। शिवालिक क्षेत्र में गर्म शीतोष्ण जलवायु पाई जाती है, बिल्कुल सही है। शिवालिक श्रेणी मध्य हिमालय से व्रत सीमांत दरार द्वारा अलग होती है, ठीक है। मैंने क्या बताया था आपको? ग्रेट बाउंड्री, ठीक है, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। तो ये आपको हिंदी में भी दे सकता है, ठीक है, इंग्लिश में भी दे रखा है। तो ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट इंग्लिश में हो गया और व्रत सीमांत दरार जो है वो हिंदी में हो गया, ठीक है, दोनों ही आप याद रखना। शिवालिक क्षेत्र में जीवाश्म का अभाव है, तो देखिए जीवाश्म ये वाला जो ऑप्शन है इसमें हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि शिवालिक क्षेत्र आपको पता है, ठीक है, हिमालय श्रेणी हिमालय का सबसे नवीन भाग है, और नवीन भाग होने के कारण इसमें क्या पाए जाते हैं? तो इसमें जीवाश्म पाए जाते हैं, तो इसमें जीवाश्म पाए जाते हैं, ना कि बल्कि इसमें अभाव है, ठीक है। तो इसमें जीवाश्म पाए जाते हैं। क्वेश्चन ही बनाया कि हिमालय किस श्रेणी में जीवाश्म पाए जाते हैं, तो यह है हमारी शिवालिक श्रेणी। कौन सी है? शिवालिक श्रेणी। अब वही बात करें हम लोग, देखिए इसका एक नाम और याद रखना, इस शिवालिक को वाह्य हिमालय या हिमालय का पाद भी कहा जाता है। पाद का मतलब होता है पैर, ठीक है। और सर्वाधिक पर्यटन केंद्र जो है वो शिवालिक श्रेणी में ही स्थित है, ठीक है। और सर्वाधिक वर्षा जो है वो इसी क्षेत्र में होती है, लगभग 200 से 250 सेमी, ठीक है, सेंटीमीटर के आसपास जो है यहाँ पे बरसात होती है, ठीक है। तो ये थे आज के उत्तराखंड जीके के 25 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। देखिए काफी बच्चे कहेंगे कि इतने दिन में वीडियो क्यों आई है। देखिए मेरी फैमिली में बड़ा उतार चढ़ाव चल रहा था, ठीक है। अब मैं उतार चढ़ाव क्या चल रहा था, देखिए शादी थी, ठीक है, हमारी फैमिली में एक बेबी आया, लेकिन हमारे जो मिसिज हैं, ठीक है, उनकी जो तहेरी बहन है उनका देहांत हो गया। तो इसी भागा दौड़ी में 8 दिन में चैनल पे काम नहीं कर पाया था, उसकी वजह से मैं थोड़ा सा आपसे माफी चाहता हूँ, ठीक है। क्योंकि देखिए पढ़ाई पे नुकसान नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसी ट्रेजिडी हो जाती है कुछ। एक देखिए खुशी के भी पल थे और गम के भी पल थे, तो वो मेरे लिए काफी डिफिकल्ट था, तो मैं इस वजह से वीडियो नहीं बना पाया था, ठीक है। और मैं फिर से कहना चाहूंगा, देखिए इसकी पीडीएफ आपको जो है जिस दिन मैं वीडियो अपलोड करूंगा उस दिन तो नहीं मिलेगी, लेकिन अगले दिन जो है इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम पर। अगर आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर रखा है तो वहां पे आपको सीधा जब भी मैं अपलोड करूंगा इसकी पीडीएफ, वो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।